ना, सबसे पहले जो केपी मॉडल है, केपी मॉडल क्या होता है भाई? केपी मॉडल जो है वो बेसिकली किसके बारे में बताता है? केपी मॉडल जो होता है वो हमें बैंड फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। केपी मॉडल जो होता है वो बैंड फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बैंड फॉर्मेशन में क्या आता है? बैंड गैप आता है और एनर्जी बैंड आते हैं, ठीक है? इनके बारे में बताते हैं। अब ये एनर्जी एनर्जी बैंड होता है। अब ये जो एनर्जी बैंड होता है ये दो टाइप का होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है? तो अब बैंड फॉर्मेशन के कैसे बताता है ये? क्वांटम फिजिक्स का यूज करता है। क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ ये किसका यूज करता है? पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। बेसिकली केपी मॉडल क्वांटम फिजिक्स को लाता है। क्वांटम फिजिक्स को ये इस तरह से लाता है कि ये बोलता है कि जो मेरा पोटेंशियल होता है वो ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, मतलब v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर r जीरो है तो v इंफिनिटी है, और अगर v जीरो है तो r इंफिनिटी है। तो इस टाइप से आता है। तो मतलब v जीरो को हम लेते हैं v नॉट, और v जीरो तो v जीरो ही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे यहाँ पे प्लस प्लस के फॉर्म्स होते हैं जो कि डिस्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है और ये v है। तो v यहाँ पे v नॉट है और ये जीरो है। तो ये इस टाइप से जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है। यानी कि मैक्सिमम v यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम v नॉट है, मतलब रेडियस जो है वो यहाँ पे कितना होगा? जीरो होगा। मतलब जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। एंड यहाँ पर अगर ये जीरो है तो r कितना होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम उतना ही कितना जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, ठीक है? तो ये इस टाइप से बनता है। अब इसमें और बेसिकली किसके बराबर होता है? ये जो होता है यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है, जिसमें जो ये साइड होती है ये होता है पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये बी हो जाता है। एंड ये जो पार्ट है ये ए हो जाता है, ये होता है पोटेंशियल वेल, ठीक है? अब अगर हम इसको वैसे देखें तो पोटेंशियल, ये जो बैंड गैप है ये बैरियर पे आएगा, बैरियर पे। और जो एनर्जी गैप है ये किस पे आएगा? मेरे पोटेंशियल वेल पे आएगा। ये रीजन जो है ये किधर आएगा? पोटेंशियल वेल पे देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर अब क्योंकि ये सब आ जाता है तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाती है, स्ट्रोडिंजर इक्वेशन। जो स्ट्रोडिंजर इक्वेशन होती है वो याद करनी पड़ती है। वो बेसिकली उसकी टेक्निक ये होती है कि वो होती है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा, ठीक है? फिर यहाँ पे साइन के साथ हम लिखते हैं, साइन के साथ मेरे पास आता है एच एल्फा बी, एच एल्फा, और यहाँ पर एल्फा आ गया तो यहाँ पर आएगा बी। बी क्या हो गया भाई? बैरियर, जो बैरियर है, ठीक है? यानी कि ये बैरियर जो हो गया, ठीक है? ये वी नॉट है, ठीक है? बैरियर बी से डिनोट हो रहा है। और फिर हमारे कॉस आता है, और जो बीटा है वो मेरा किसके साथ है? ए के साथ, यानी कि बीटा जो है वो वेल के साथ है। यहाँ पे भी साइन ही आता है, ये दोनों साइन के होते हैं, ठीक है? अब दोनों साइन के आ गए। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये साइन आ गया, अब यहाँ पे कॉस आएगा। कॉस में यही एंगल आएगा एच एल्फा बी, और साइन कॉस बीटा है ये किसके बराबर होता है? ये होता है कॉस के। के में यहाँ पे क्या आ जाता है? ए प्लस बी। इसको याद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन है। अब साइन इधर नहीं आ रहा तो इसलिए साइन के साथ ये एक एडिशनल फंक्शन दे दिया है, और इसके साथ क्योंकि एडिशनल फंक्शन है तो यहाँ पे कॉस में आ गया। तो ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन याद रखनी पड़ती है, जिसमें जो बीटा स्क्वायर होता है ना वो किसके बराबर होता है? 2m e बाय एच कट का स्क्वायर, और जो एल्फा स्क्वायर होता है वो 2m e माइनस वी नॉट अपॉन में एच कट का स्क्वायर होता है। क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए बीटा स्क्वायर वाले से होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वी नॉट इंटू में जो जो बी होता है ये बेसिकली क्या होती है? ये बेसिकली बैरियर की स्ट्रेंथ होती है। अब ये जो बैरियर की स्ट्रेंथ है ये अगर ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? वो एक सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि बैरियर की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो वो क्रॉस करना मुश्किल होगा। तो अब बैरियर की स्ट्रेंथ अगर मैं वी नॉट को इनफाइनाइट ले रही हूँ तो मुझे बी को जीरो लेना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू जो है ये फाइनाइट वैल्यू निकल जाएगी। तो अब बी जीरो को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। बी जीरो को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इफेक्ट होगा और ये इफेक्ट होगा। ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये वैल्यू अल्फा बी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा बी इंटू में साइन बीटा ए प्लस कॉस बीटा ए इक्वल टू कॉस के ए। क्योंकि बी तो हमने जीरो पुट कर दिया, अब बी क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है, ठीक है? बी तो जीरो हो गया। अब ये अल्फा और बीटा का भी वैल्यू निकाला। अब ये अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था? 2m वी नॉट अपॉन में मेरे पास एच कट
का स्क्वायर आता है इनको और इनको सब्ट्रैक्ट करके जो ऊपर थी। तो ये आ जाता है 2m v0 अपॉन में 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर a और a से भी डिवाइड कर दो, अल्फा बीटा साइन बीटा ए प्लस कॉस बीटा ए इक्वल टू कॉस के ए। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा ने अल्फा को कैंसिल कर दिया, ठीक है, अल्फा अल्फा को काट देता है, ठीक है, और क्या होता है, बस ये होता है, ठीक है, 2 और 2 को काट देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बन जाता है साइन बीटा बाय ए, ठीक है, और प्लस कॉस बीटा ए इक्वल टू कॉस के ए। यहाँ पे भी ये बीटा कर दो, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है, कौन सी, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू p के बराबर है, ये पूरी वैल्यू p कर दो। p का वैल्यू किसके बराबर है, a b m और v नॉट, ये पूरा वैल्यू p के बराबर है। अब p में बेसिकली ये तो बैरियर स्ट्रेंथ ही है, ये वाली क्या है, बैरियर स्ट्रेंथ। अब p का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, p का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उतना ज्यादा जो वेक्टर होगा वो पॉइंट करेगा किसकी तरफ, बैरियर के पोटेंशियल वेल की तरफ, पोटेंशियल वेल की तरफ। अभी आगे आएगा, बेसिकली ये एक आ गया, ठीक है। इससे बेसिकली क्या पता लगा कि यहाँ पर कॉस, क्योंकि ये कॉस है तो यहाँ पर कॉस का डायग्राम बनेगा। अब जो कॉस होता है उसका रेंज -1 to 1 होता है, बट ये जो पी है इसकी वजह से रेंज जो है, क्योंकि पी से मल्टीप्लाई है, वो 2 भी जा सकता है, बट उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्सेप्टर जो रेंज होगी वो +1 से -1 के बीच में ही है, ठीक है, +1 से -1 के बीच में। और ये जो ग्राफ होता है ये इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में जो ये वाले रीजन्स है, ये एक्सेप्टेड वाले रीजन्स है, ये वाले जो रीजन्स है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्टेड रीजन्स आते हैं। अब ये जितने भी एक्सेप्टिंग रीजन्स है, ये क्या होते हैं, ठीक है, अभी एक्सेप्टर रीजन्स जो होते हैं ये एक्सेप्टेड वाले रीजन है, और ये वाले जो यहाँ पे नहीं है ये फॉरबिडन रीजन, यानी कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो रीजन है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीटा ए आ रहा है, ए एक्सेप्टिंग है, ए एक्सेप्टिंग है, बट इस पी के साथ बी भी जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पे साइन वाला पोजिशन आएगा वहां पर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो जहाँ पे बेसिकली जीरो वाला सब्सटेंस आ रहा है वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से पता लग रहा है कि एक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब बेसिकली मैक्सिमम, यानी कि हम कह सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सेप्टर लेवल्स होते हैं, मतलब एक्सेप्टेड करने वाले मैक्सिमम होते हैं, और उनके बीच में ही फॉरबिडन एनर्जी गैप्स आते हैं। दूसरा, अगर मैं पी को इन्फिनाइट ले लूं, ठीक है, और एक होता है पी को इन्फिनाइट ले लो और एक ले लो पी को जीरो, पी को जीरो ले लेंगे तो जो एनर्जी आती है वो एच स्क्वायर ई स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर बाय 2m आती है। और अगर यहाँ पे ले लो तो ये पोटेंशियल वेल बन जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है मेरा पाई स्क्वायर और 2m आ जाता है। अब ये बेसिकली आता कैसे, p का वैल्यू लेके, ठीक है, p का वैल्यू लेके, यानी कि p क्या होता है मेरे पास 2, मेरे पास p आता है v0 a b m, ठीक है, ये मेरा पास क्या होता है p होता है, ठीक है। तो बेसिकली p साइन बीटा ए बाय बीटा ए प्लस कॉस बीटा ए इक्वल टू कॉस के ए, ठीक है। अब अगर p का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यानी कि बीटा के बराबर आ गया, तो बीटा का स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर आ गया। बीटा का स्क्वायर ऊपर देखा था कि वो 2e² अपॉन में एच कट के स्क्वायर के बराबर था, तो ये आ गया 2m ई बाय एच कट का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, एच स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ये एनर्जी आ गई। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी है तो मुझे साइन बीटा ए बाय बीटा ए को 0 लेना पड़ेगा, तब ये स्टेबल होगा ना यहाँ पे। तो ये वैल्यू 0 है, मतलब कि बीटा ए जो है वो मेरा एन पाई के बराबर है, तो इनका स्क्वायर कर दो। तो अगेन जो ये है ये 2m e h कट स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m के बराबर, ये यहाँ पे एनर्जी है। अब ये यहाँ पे क्या आ गई, एनर्जीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई, एनर्जी आ गई, तो अब ये एनर्जी आ गई, अब ये ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये नहीं, यहाँ पे दोनों एनर्जी आ गई। अब फोर्थ आता है यहाँ पे ब्रिलियन जोन, ठीक है, फोर्थ आता है ब्रिलियन जोन। ये ब्रिलियन जोन क्या होता है भाई, ब्रिलियन जोन का मतलब होता है ये एक ऐसा जोन होता है, बेसिकली एक रीजन होता है स्पेस में, ठीक है, रीजन होता है
रेसिप्रोकल स्पेस में, रीजन होता है रेसिप्रोकल स्पेस में यानी कि मोमेंटम के स्पेस में, ठीक है, जहां पर क्या होता है हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या स्टडी होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर स्टडी होता है। इसको हम बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें पता है कॉस के ए है। अब कॉस के ए का क्या करना है मुझे, मेरे को यहाँ पर कॉस के ए के लिए ना इसका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर निकालना है। कॉस के ए के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाना है मुझे, इलेक्ट्रॉन का वेव के मतलब वेव नेचर दिखाना है। अब ये जो के ए है ये प्लस माइनस के बराबर होता है, तो अब वेव नेचर दिखाने के लिए इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो के ए जो है वो इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस वन यानी कि वन कब होता है, जब मेरा कॉस 0 1 हो, ठीक है। और जब मेरा कॉस पाई माइनस मतलब अगर मैं एन पाई करूं तो मेरा जो एन पाई है उसका वैल्यू प्लस माइनस वन आता है, ठीक है। एन पाई का वैल्यू प्लस माइनस वन आता है। अब क्योंकि के है तो ये एन पाई के ए के बराबर हो गया, तो यहाँ से के क्या आ गया, एन पाई बाई ए प्लस माइनस के बराबर आ गया। एन पाई तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉस के होता है वो प्लस माइनस वन होता है, तो के का वैल्यू। तो ब्रिलियंट जोन जो होता है वो बेसिकली कहाँ आता है कि जो के है वो किसके बीच में लाई करता है, वो बेसिकली एन पाई ए और माइनस एन पाई ए के बीच में जो ब्रिलियंट जोन है वो लाई करता है। ये मेरा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है। बेसिकली यहाँ पर रीजन अगर बनाना है तो वो रीजन कैसे बनता है, यहाँ पे ग्राफ आता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ आता है एनर्जी और के बीच का, के जो है वो वेक्टर है, इसके बीच का जो ग्राफ है पहले तो एक ऐसा सा ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो बनता है। यहाँ पर क्या होता है, रीजन आते हैं जहाँ पे ये ब्रेक होता है, ठीक है। रीजन आते हैं जहाँ पे ये ब्रेक होता है, जो कि है पाई बाई ए माइनस मतलब 2 पाई बाई ए 3 पाई बाई ए, ऐसे ही पाई बाई ए 2 पाई बाई ए माइनस के। यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाले रीजन आते हैं, पहला ये जो रीजन है जहाँ पे इसने कट करा, फिर जो दूसरा रीजन है जहाँ पे कट करा, ये फॉरबिडन एनर्जी वाले रीजन होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, एक्सेप्टेड। जो बाकी रीजन है वो एक्सेप्टेड है। ये जो होता है ये बेसिकली डीई बाई डी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म जो है वो डीई बाई डी के जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसको देखना होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ओके। अब बेसिकली ब्रिलियंट जोन आया, ठीक है। ब्रिलियंट जोन जो आया वो मतलब ब्रिलियंट जोन समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा रीजन स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी आ रही है और नहीं आ रही। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्या देखना है कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं वेलोसिटी को अगर यहाँ पे इनपुट कराऊं तो क्या होगा। जैसे वेलोसिटी जो होती है वो मेरी डी ओमेगा बाई डी के होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डी ई बाई डी ई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ ये जो टर्म है ये तो मेरी स्लोप है ऊपर वाले ग्राफ का, ये तो स्लोप आ रहा है, तो इसको मैं एज इट इज रखती हूँ, डी ई बाई डी के को एज इट इज रखती हूँ। ये डी ई बाई डी ए क्या है, मुझे पता है ये जो होता है ई जो होता है वो एच कट के आता है, तो यानी कि डी ई बाई डी के कितना हो जाएगा, एच कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म होती है ये वन वन, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डी बाई डी है तो ये क्या आ जाता है, 1/h कट आ जाता है। तो जो वेलोसिटी है वो इतने आ जाती है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो ये। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ ई और के का, और वो ग्राफ अगर मेरा ऐसा और ऐसा जाता है जिसमें मतलब ऐसे ऐसे रीजन्स बने होते हैं, बट मतलब ऐसे ही ग्राफ होता है, ठीक है। उसमें ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। ये स्लोप इसका होता है v का, दैट इज 1/h कट डी ई बाई डी के, ये इसका स्लोप है। तो v कैसे आएगा, v तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v और k का ग्राफ देखेंगे तो वो आएगा, ये क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रीजन को कवर करेगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, 1/h कट इंटू में डी ई बाई डी के। अब मैं एक्सेलरेशन भी निकाल देती हूँ। एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो मेरा dv बाई डी के डी टी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 1/h कट को बाहर निकाल लो, d इंटू में डी ई बाई डी के इंटू में क्या आ गया, डी टी। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो डी के से, ठीक है। तो 1 अपॉन में एच कट का स्क्वायर इंटू में डेल ई स्क्वायर बाई डी के का स्क्वायर इंटू में डी के बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, डी के बाई डी की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये नहीं पता क्या है। तो अब डी के बाई डी की निकालना पड़ेगा। डी के बाई डी की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो फोर्स होता है मतलब जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को मैं वी डॉट डी टी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आ गया वी डॉट डी टी इंटू में एफ किसके बराबर होता है, ये डीई है। ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, अब ये v जो है इसकी वैल्यू पता है 1/h कट डी ई बाई डी के इंटू में डी टी, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। e अपॉन में e इक्वल टू डी ई है, डी ई से डी ई कैंसिल हो गया, तो डी के बाई डी टी का वैल्यू कितना आया, ये डी के बाई डी की का वैल्यू है, तो डी के बाई डी टी का वैल्यू ये आ गया, तो 1/में एच कट का स्क्वायर इंटू डेल ई बाय डेल स्क्वायर के इंटू में ये सॉरी ये सिर्फ एच कट है, स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या आएगा ई अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एच कट, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन डी ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के इंटू में ओके, सो ये वैल्यू जो है मेरी कितनी आ गई, ई अपॉन में एच कट। अब मेरे को पता है एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है, तो यहाँ से ए कितना आ गया, एफ बाय एम ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, डी ई बाय डी स्क्वायर के, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, फोर्स ही तो है एक तरह से, इंटू फोर्स बाय एच कट, तो यहाँ से फोर्स फोर्स कट गया, यहाँ से एक तरह से देखे तो मास कितना आया, एच अपॉन में डी ई बाय डी के। यही मास कौन सा मास होता है, इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास या फिर नेगेटिव इफेक्टिव मास। नेगेटिव इफेक्टिव मास का क्या मतलब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स होल बन जाते हैं तो वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मास, वो क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मास। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स होल बन जाते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मास आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स होल बन जाते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मास आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल की तरह काम करते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मास, और वो मास कितना निकल के आया है, वो मास ऊपर निकल के आया है, एंड वो मास कितना आया है, एच कट का स्क्वायर अपॉन में डी ई बाय डी के का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ बनेगा, यानी कि एम और के का ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये भी पाई बाई ए से माइनस पाई बाई में बनता है, और ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे होल की तरह काम करता है, यहाँ पे वो नॉर्मल ही काम कर रहा है, क्योंकि अब होल की तरह काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये जो मास है इनके रीजन है, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो इलेक्ट्रॉन से भी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अब क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लग जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाने लग रहा है तो वो होल की तरह जाता है। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो मास क्या होगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मतलब घट जाएगा, तो इसलिए अगर नेगेटिव मास है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, होल की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, वो होल की तरह। तो फाइनल जो ग्राफ आएगा तीनों को मिला के वो क्या आएगा, ई बाय के, वी बाय के, एम बाय के, और मैं सिर्फ किस रीजन का बना रही हूँ, माइनस पाई बाई ए से माइनस पाई बाई ए का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये तो ऐसे करके ग्राफ आता है, ठीक है, ये और भी आगे जाता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरबिडन रीजन आता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखना है अगर वी बाय के का, तो वी बाय के का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से आता है, और मास का देखना है तो वो ऐसे और ऐसे में मास का ग्राफ आता है, तो ये इसके ग्राफ्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, मटेरियल जो है वो बैंड गैप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बैंड गैप पे मटेरियल कैसे डिपेंड करता है, या बैंड थ्योरी पे मटेरियल डिपेंड कैसे करते हैं, वो आता है मेरे पास इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर इन तीनों में डिवाइड होता है, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर इन तीन में जो है बेसिकली डिवाइडेड है। तो अब सेमी कंडक्टर कंडक्टर में कैसे डिवाइडेड है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरा इंसुलेटर है तो क्या होगा, इंसुलेटर का मतलब क्या है, इंसुलेटर का मतलब है कि यहाँ पर मेरा क्या है, अगर ये मेरा एनर्जी बैंड मतलब ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरा वैलेंस बैंड, ठीक है, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होगा, ईजी होगा, ये जो ईजी है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में ये क्या होगा, अगर ये कंडक्शन बैंड है तो ये वैलेंस बैंड होगा, तो मतलब ओवरलैप कर जाता है तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमी कंडक्टर में ये जो गैप होता है ना ईजी, ये किसके बीच में होता है, 0.3 से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है सेमी कंडक्टर में। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ईजी पे डिपेंड करता है, ये सारे किस पे डिपेंड करता है, ईजी के ऊपर, ये सब कुछ ईजी के ऊपर डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर वगैरह। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना,
सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ना इनके पास आता है फर्मी, मतलब फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है कि 0 केल्विन पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, वो फर्मी एनर्जी होती है और बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्ट वैलेंस बैंड में अटेन कर सकता है। अब बेसिकली जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर होता है, इसके अंदर कोई भी डोपिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब डोपिंग करी जाती है। डोपिंग क्यों करी जाती है, ताकि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा जा सके। डोपिंग करी जाती है ताकि कंडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो एक किसकी तरह काम करता है, वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो मूव कर सके कंडक्शन से। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी बढ़ पाएंगे। अब एक्सटेंसिव में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। अब एन और पी टाइप में क्या होता है, एक डोनर लेवल होता है और एक एक्सेप्टर लेवल होता है। डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल जो होता है जिसके पास हमारा फर्मी एनर्जी, यानी कि अगर मेरा इंट्रिंसिव है तो इंट्रिंसिव में अगर कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है तो बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करता है ईजी, जो कि क्या होती है, फर्मी लेवल बीच में लाई करता है। बट एन टाइप और पी टाइप में वो क्लोजर होता है एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल के। तो जो एन टाइप होते हैं, एन टाइप जो होते हैं वो बेसिकली पेंटावैलेंट होते हैं। पेंटावैलेंट से एन टाइप बनता है और पी टाइप से ट्राईवैलेंट बनता है। पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब वो वैलेंस बैंड के पास होते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। इस वैलेंस बैंड के पास कौन से होते हैं, वैलेंस बैंड के पास होता है एक्सेप्टर। वैलेंस बैंड के पास होते हैं एक्सेप्टर लेवल, जो कि एक्सेप्ट कर सकेगा। एक्सेप्टर लेवल के पास होता है। तो एक्सेप्टर लेवल होता है यहाँ पे, तो ये किस में होता है मेरा, ये पी टाइप में होता है। और इसी के पास क्या होता है, मेरा ईजी लाई करता है, यानी कि फर्मी लेवल एक्सेप्टर के पास होता है। बट कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर ये मेरा एन टाइप है तो एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे डोनर लेवल यहाँ बनता है और डोनर लेवल के पास ही क्या होता है, ईएफ लाई करता है। ईएफ किसके पास लाई करेगा, डोनर लेवल के पास। अब जो सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वो लोग एक दूसरे को बस क्या कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को बस रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग एक दूसरे को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल